वैसे एक बात तो बहुत अच्छी है और वो ये है कि हम अपना बुरा तो बिल्कुल नहीं चाहते, भले ही हम में लाख बुराइयां क्यों ना हो या फिर हम में बुरी आदतें ही क्यों ना हो। हम कोशिश जरूर करते हैं। ये बात अलग है कि जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर उन्हीं बुरी आदतों के साथ जीना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग की हैबिट, बिंज वॉचिंग, शराब और सिगरेट पीना, इंटरनेट का एडिक्शन, रात को लेट सोना, सुबह देरी से उठना, ऐसी बहुत सारी आदतें। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। और इस समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि हैबिट कैसे काम करती है और कैसे हम अपनी जिंदगी में हैबिट लूप को अप्लाई कर सकते हैं। इस समरी में आपको ऐसे लोगों की कहानियां जानने को मिलेगी जिनकी कुछ बुरी आदतें थी जो वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, पर अपनी विल पावर से उन्होंने अपनी लाइफ ही बदल कर रख दी। ना सिर्फ उन्होंने बुरी आदतें छोड़ी बल्कि अच्छी आदतें अपना करके आज एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, आप भी अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की, जहां पर आप अपने ही एक नए अवतार से मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं द हैबिट क्योर, और इसे समझने के लिए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। लीसा एलन 34 साल की है। उसे 16 साल की उम्र से ही शराब और सिगरेट की लत लग गई थी। इसके साथ ही लीसा को एक और प्रॉब्लम भी थी। वो जिंदगी भर अपने मोटापे से परेशान रही। ऊपर से उसके सिर पर $10,000 से भी ज्यादा का उधार था जो उसे चुकाना था। और मुसीबत यह है कि उसकी कोई नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं टिकती थी। लेकिन आज जो औरत रिसर्चर्स के सामने बैठी है एकदम अलग है। ये लीसा एकदम स्लिम फिट और खुशी से चहकती हुई नजर आ रही है। उसकी टांगे किसी रनर की तरह एकदम टोन्ड है। अगर उसकी पुरानी फोटो से कंपैरिजन करे तो वो अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती है। और आज लीसा के सिर पर कोई उधारी भी नहीं है। उसने शराब और सिगरेट पीना छोड़ दिया है और वो 3 सालों से एक ग्राफिक डिजाइन फर्म में जॉब कर रही है। तो आखिरी बार तुमने कब सिगरेट पी थी? एक रिसर्चर ने लीसा से पूछा तो उसने जवाब दिया, कोई 4 साल हो गए होंगे। मैंने 60 पाउंड वेट लूज किया है और उसके बाद एक मैराथन भी पूरी की है। इतना ही नहीं, वो मास्टर की डिग्री के लिए पढ़ाई भी कर रही है और उसने खुद का एक घर भी खरीदा है। कुल मिलाकर लीसा की जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई है और हो रही है। तो पिछले 3 सालों से साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और बाकी एक्सपर्ट्स ने लीसा के साथ 23 और लोगों को भी स्टडी किया। इन लोगों में कोई शराबी था तो कोई चेन स्मोकर, तो कोई अपने मोटापे से परेशान था और किसी को शॉपिंग की लत लगी हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस रिसर्च को फंड किया था। तो यहाँ पर लीसा और बाकी लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि उन सब ने बहुत कम वक्त में अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाया था। और एक्सपर्ट्स यही जानना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। रिसर्चर्स ने उन सब की डेली रूटीन को मॉनिटर करने के लिए सबके घर में कैमरे लगवा दिए। सबको MRI ब्रेन स्कैन से भी गुजरना पड़ा क्योंकि सबको सिगरेट, शराब और खाने की लत लगी थी। मुझे पता है तुम ये कहानी कई बार पहले भी सुना चुकी हो, पर प्लीज क्या फिर से बताओगी कि तुमने सिगरेट की लत कैसे छोड़ी? रिसर्चर ने पूछा और लीसा फिर से एक बार अपनी कहानी सुनाने लगी। लीसा छुट्टियों में घूमने कायरो यानी कि इजिप्ट गई हुई थी। इसके कुछ महीने पहले की बात है। लीसा का हस्बैंड एक दिन काम से घर लौटा और आते ही लीसा से बोला कि उसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया था। ये सुनकर लीसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ, पर सच्चाई उसके सामने थी। उसका पति जो किसी दूसरी औरत को चाहता था, अब लीसा के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता था। लीसा बुरी तरह से टूट गई। अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब और सिगरेट का सहारा लिया, पर फिर भी उसके दिल को चैन नहीं पड़ा। लीसा ने अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ा। वो जहां जहां जाते लीसा उन्हें फॉलो करती। वो अपने पति की गर्लफ्रेंड को आधी रात को फोन करती और फोन रख देती। फिर एक रात लीसा नशे की हालत में अपने पति की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गई। उसने वहां खूब तमाशा किया। वो उस लड़की को उल्टा सीधा बोल रही थी और जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। लीसा ने गुस्से में उसका घर तक जलाने की धमकी दे डाली थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसने खुद को पहले कभी इतना मायूस और अकेला महसूस नहीं किया था। फिर अचानक उसे याद आया कि वो हमेशा से ही पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाना चाहती थी। अभी उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बची थी, तो लीसा ने ट्रिप पर जाने का फैसला कर लिया। कैरो पहुंचने के बाद पहली सुबह की बात है। पास ही में एक मस्जिद से आती अजान की आवाज से लीसा की नींद टूट गई। उसके होटल का कमरा अंधेरे में डूबा था।
जेटलैग की वजह से उसका सिर दुख रहा था। लीसा को सिगरेट की तलब महसूस हुई। उसने अंधेरे में लेटे लेटे ही एक सिगरेट जलाई, पर यह क्या, उसे प्लास्टिक के जलने की बदबू आ रही थी। असल में जिसे वो सिगरेट समझकर जला रही थी वो एक पेन था। वो बुरी तरह चिढ़ गई थी। पिछले कुछ महीनों से वो बेहद परेशान, नाराज और गुस्से में थी। उसे कभी खुद पर शर्म आती तो कभी नाउम्मीदी की फीलिंग आती। वो रातों को उठकर घंटों रोती और बेहिसाब उल्टा सीधा खाती थी। एक तो उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, ऊपर से दिन ब दिन उसका वजन बढ़ रहा था। एक तरह से उसकी जिंदगी बर्बादी के कगार पर खड़ी थी। यहाँ तक कि उससे एक सिगरेट तक नहीं जल पाती थी। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन लीसा ने फैसला किया। वो बिस्तर से उठी, शावर लिया और होटल से बाहर निकली। उसने स्फिंक्स जाने के लिए एक टैक्सी ली, जहां गीजा का पिरामिड है और दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है। लीसा ने सोच लिया था कि वो अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने देगी। उसे जीने का कोई मकसद ढूंढना ही होगा, कोई ऐसा मकसद जो उसकी लाइफ को डायरेक्शन दे। उसने खुद से वादा किया कि अगले साल वो फिर इजिप्ट आएगी और डेजर्ट में ट्रैकिंग पर जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना गोल पूरा करके रहेगी। उसे अपना यह आइडिया काफी क्रेजी लगा। एक तो वो ओवरवेट थी और ऊपर से उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसने खुद को चैलेंज कर लिया था और अब वो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लीसा ने सोचा सबसे पहले तो उसे सिगरेट छोड़नी होगी। ठीक इसके एक साल बाद ही लीसा और 6 लोगों का एक कारवां इजिप्ट के डेजर्ट में ट्रैकिंग पर रवाना था। लीसा ने जो वादा खुद से किया था उसे पूरा कर दिखाया। जिस पर लीसा ने स्मोकिंग छोड़ने का फैसला किया था, उसी पल से उसकी जिंदगी बदल गई। फिर अगले 6 महीनों में लीसा ने सिगरेट की लत छोड़ने के लिए जॉगिंग करनी शुरू करी। उसने अपनी बिंज ईटिंग पर काबू पाने के लिए हेल्दी डाइट का सहारा लिया। वो टाइम से सोती और टाइम से उठती थी। नींद पूरी होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हुआ। वो एक भी पैसा फालतू खर्च करने की बजाय फ्यूचर के लिए सेविंग कर रही थी। लीसा ने मैराथन ज्वाइन किया, वापस स्कूल गई और एक नया घर भी खरीदा। रिसर्चर्स ने लीसा के ब्रेन में ओल्ड पैटर्न्स देखे। ओल्ड हैबिट अभी तक थी, पर पहले से कमजोर थी। उसके ब्रेन में न्यू न्यूरल पैटर्न्स बन गए थे जो काफी स्ट्रॉन्ग थे और उसकी नई अच्छी आदतों से उसे कनेक्ट करते थे। लीसा रिसर्च एक्सपर्ट्स की फेवरेट सब्जेक्ट थी क्योंकि उसके ब्रेन स्कैन्स बड़े क्लियर थे। यानी एक तरह से लीसा ने अपने ब्रेन को रीवायर ही कर लिया था। इसी के साथ आगे इस जर्नी में बात करते हैं कि हैबिट्स काम कैसे करती है। 1933 में यानी कि 1933 में यूजिन पॉली नाम का एक आदमी सैन डियागो की एक लेबोरेटरी में आया। वो 6 फुट से भी लंबा और उम्र दराज आदमी था और एक ब्लू बटन डाउन शर्ट पहने हुए था। उसके बाल रुई जैसे सफेद थे और शायद आर्थराइटिस की वजह से वो धीरे धीरे चल रहा था। मेडिकल लिटरेचर में ऐसे लोगों को ईपी बोला जाता है। 1 साल पहले की बात है। एक दिन यूजीन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे उल्टियां आ रही थी और पेट में भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। बार बार उल्टियां करने से उसे डिहाइड्रेशन हो गया था। उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल लेकर आई। उस वक्त यूजीन को तेज बुखार था। तेज बुखार की वजह से उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। नर्स ने जब उसकी बाजू में आईवी लगाने की कोशिश की तो वो एकदम अग्रेसिव होकर लात मारने लगा। उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया था। बेहोशी की हालत में डॉक्टर ने उसकी पीठ पर यानी रीढ़ के जोड़ के बीच में सुई चुभोकर कुछ फ्लूइड जैसा निकाला और देखते ही समझ गया कि यूजिन को क्या प्रॉब्लम है। आमतौर पर इंसान की ब्रेन और स्पाइनल के बीच पाया जाने वाला फ्लूइड एकदम क्लियर होता है और तेजी से फ्लो करता है, जैसे कोई सिल्क का धागा सुई से निकलता है। पर यूजिन की बॉडी से जो फ्लूइड निकला था वो एकदम अलग था, जो देखने में गंदा और चिपचिपा सा था। जांच करने पर पाया गया कि यूजिन को वायरल इंसेफेलाइटिस हुआ है। ये एक तरह का वायरस होता है जिसमें बॉडी में कोल्ड सोर्स, माइल्ड इन्फेक्शन, फीवर और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। वैसे तो यह हार्मलेस माना जाता है, पर अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो वायरस जानलेवा साबित होता है। वायरस एनकेफ्लाइट्स ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन की डेलिकेट टिश्यूज को खाने लगता है। एक तरह से बोले तो ये हमारे विचार और सपनों को खाने लगता है। अब क्योंकि यूजीन के ब्रेन का कुछ हिस्सा वायरस पहले से खा चुका था, जिसे डॉक्टर्स दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने वायरस को पूरे ब्रेन में फैलने से रोकने के लिए यूजीन को काफी बड़ी मात्रा में एंटीवायरल ड्रग दे दी थी। यूजीन 10 दिनों तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। फिर धीरे धीरे दवाइयों ने असर दिखाया और उसका फीवर उतर गया।
वायरस भी जैसे बॉडी में गायब हो गया था। यूजीन जब कोमा से निकला तो उसकी दिमागी हालत काफी कमजोर लग रही थी, पर वो जिंदा और सही सलामत था, और यही सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। डॉक्टर्स ने उस पर कुछ और टेस्ट भी किए। वैसे फिजिकल यूजीन एकदम फिट था, अपने हाथ पैर हिला सकता था, लाइट और साउंड पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा था, पर उसकी ब्रेन स्कैन से पता चला कि वायरस उसके ब्रेन सेंटर का एक ओवल टिश्यू खा चुका है, और जहां पहले क्रेनियम और स्पाइनल कॉलम मिलते थे, अब वहां पर सिर्फ एक खाली जगह नजर आ रही थी। डॉक्टर ने यूजीन की वाइफ को बोला कि मुझे नहीं लगता मैंने किसी को भी इस तरह मौत के मुंह से वापस आते देखा हो। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, पर ये केस हमारे लिए भी एकदम अनोखा है। फिर कुछ हफ्तों के बाद ही यूजीन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उसे रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट दी जाने लगी। उसे हफ्ता, दिन, महीना कुछ भी याद नहीं रहता था। डॉक्टर्स चाहे जितनी बार उसे अपना इंट्रोडक्शन दे दे, यूजीन को उनके नाम याद नहीं रहते थे। घर वापस आकर यूजीन अपने ही दोस्तों को नहीं पहचान पाया, और कई बार तो वो सुबह उठता, किचन में जाता और बेकन और अंडा पकाने लगता, और फिर बेडरूम में आकर रेडियो चला देता। फिर 40 मिनट बाद वो फिर से सेम रूटीन रिपीट करने लगता। उठता, बेकन पकाता, वापस कमरे में आकर रेडियो चला देता। यूजीन मेमोरी लॉस स्पेशलिस्ट का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। इन एक्सपर्ट्स में से एक थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो के लैरी स्क्वायर। 30 सालों से न्यूरो एनाटॉमी ऑफ मेमोरी की स्टडी कर रहे थे। स्क्वायर ने ऑब्जर्व किया कि यूजीन को नई बातें याद नहीं रहती है। जब उसे उसके ग्रैंड चिल्ड्रन की फोटोज दिखाई गई तो वो उन्हें पहचान नहीं पाया। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं था कि उसे कोई बीमारी हुई है जिसके चलते वो हॉस्पिटल में रहा था। स्क्वायर ने भी ये गौर किया कि यूजीन अपने घर में एक कमरे से दूसरे में आसानी से आ जा रहा था, पर जब उससे पूछा गया कि उसे घर की जानकारी कैसे याद रही तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। जैसे कि उसे याद था कि किचन कहाँ है और बाथरूम कहाँ पर है, लेकिन उसे याद कैसे रहा ये एक पहेली थी। पर स्क्वायर ने यूजीन से जब अपने घर का नक्शा बनाने को बोला तो वो बना नहीं पाया। यूजीन अपनी याददाश्त भूल चुका था, पर उसकी हैबिट्स नहीं भूली थी। वो अपनी आदतों की वजह से ही किचन और बाथरूम तक चला जाता था। उसे ये भी पता था कि पड़ोस में कहाँ घूमना है, और जब वो बाहर घूमने जाता तो वापस भी खुद आ जाता था। उससे जब पूछा गया कि उसने ये सब कैसे किया तो यूजीन एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो ये कैसे कर लेता है। यूजीन का डेली रूटीन कुछ इस तरह था। वो सुबह उठता, फ्रंट गेट से बाहर जाता, आस पड़ोस में घूमने जाता और घर लौटते हुए रास्ते से कोई पत्थर का टुकड़ा लेकर आता। घर आकर वो टीवी के सामने सोफे पर बैठ जाता और हिस्ट्री चैनल देखता। तो ये यूजीन की डेली रूटीन लाइफ थी। उसकी याददाश्त चली गई पर उसकी आदतें नहीं गई थी। अपनी इसी आदत के चलते यूजीन आस पड़ोस में घूम घाम कर बड़े आराम से घर लौट आता था। ह्यूमन ब्रेन किसी प्याज की तरह है, कई परतों से बना हुआ। इसकी आउटसाइड लेयर में कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर गहराई में ब्रेन स्टेम के पास जो जगह होती है वहाँ हमारे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर स्टोर होते हैं, जो हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर जैसे सांस लेना या भोजन निगलना जैसे एक्शन को कंट्रोल करते हैं। हम चाहे याद रखे ना रखे, पर ये हैबिट्स कभी नहीं छूटती, चाहे हमारी याददाश्त ही क्यों ना चली जाए। ह्यूमन स्कल यानी खोपड़ी के बीचों बीच करीब गल्फ बॉल के साइज का एक टिश्यू होता है जो मैमल्स, फिश या रेप्टाइल के दिमाग में भी पाया जाता है। इसे बेसल गैंग्लिया बोलते हैं और यही वो जगह है जहां पर हमारी सारी आदतें स्टोर होती है। साइंटिस्ट ने यह पाया कि हमारे अंदर हैबिट इसीलिए डेवलप होती है क्योंकि ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाने के तरीके ढूंढता है। ये किसी भी रूटीन को हैबिट में बदल देता है ताकि हमारा ब्रेन बाकी कॉम्प्लेक्स टास्क पर फोकस कर सके। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए जूते के फीते बांधना, कपड़े पहनना या दांत ब्रश करना जैसे कामों में हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ऐसे कामों को करते टाइम हमारे हाथ पैर ऑटोमेटिकली काम करते हैं क्योंकि ये काम हमारी हैबिट में शामिल है। हम इन्हें ऑटो पायलट मोड में करते हैं। एक तरह से कहे तो हमारा ब्रेन सारी हैबिट्स की चंकिंग करता है, यानी उसे जरूरी और गैर जरूरी कामों में बांट लेता है ताकि जो काम हमारी हैबिट में शामिल है उसमें ब्रेन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। और ब्रेन अपनी एनर्जी मुश्किल काम जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बचाकर रखता है। हमारा बेसल गैंग्लिया तब तक फुल एक्टिव होता है जब हम अपने दांत ब्रश कर रहे होते हैं या शू लेस बांध रहे होते हैं। अपनी इन ऑटोमेटिक हैबिट्स की वजह से ही हम डिसीजन मेकिंग या हायर लेवल थिंकिंग कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि हैबिट्स कैसे काम करती है और अब जानते हैं द हैबिट लूप के बारे में। तो अब कोई हैबिट क्रिएट कैसे करेंगे? हैबिट लूप कुछ इस तरीके से काम करता है: क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड।
जब आप इस हैबिट लूप को रिपीट करते हो तो बिहेवियर नेचुरल बन जाता है। क्यू रूटीन रिवॉर्ड, क्यू रूटीन रिवॉर्ड। लेकिन क्यू यानी कि CUEQ ये क्या है? ये बिहेवियर को एक्शन में लाने का ट्रिगर है, और रूटीन यानी खुद बिहेवियर, और फाइनली रिवॉर्ड वो पॉजिटिव अफर्मेशन है जो ये इंश्योर करता है कि बिहेवियर रिपीट किया जाए। 1990 में यानी कि 1990 में MIT के कुछ साइंटिस्ट ने चूहों पर एक मेमोरी टेस्ट किया। साइंटिस्ट ने देखा कि जिन चूहों का बेसल गैंग्लिया इंजर्ड था, उन्हें घुमावदार रास्तों से होकर दौड़ने और फूड कंटेनर खोलने जैसे टास्क करने में प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि चूहों की याददाश्त ही चली गई है। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने तय किया कि वो चूहों को बेसिक रूटीन करते हुए ऑब्जर्व करेंगे। उन लोगों ने चूहे के ब्रेन में छोटी छोटी वायर इंसर्ट कर दी थी ताकि उनके ब्रेन में हो रही एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। उन्होंने जो वायर चूहों की खोपड़ी में इंसर्ट किए थे, एक तरह के सेंसर थे जिनकी सारी इंफॉर्मेशन उनके कंप्यूटर में फीड हो रही थी। चूहों को एक T शेप वाले ट्रैक में छोड़ दिया गया जिसके एंड में चॉकलेट रखी थी। टास्क ये था कि हर चूहे को चॉकलेट ढूंढनी थी। पहले एक पार्टीशन रखी गई जो चूहों को बाकी ट्रैक से अलग रखती थी। फिर एक जोर की क्लिक साउंड के साथ पार्टीशन हटा दी जाती थी, जो चूहों के लिए चॉकलेट ढूंढने के लिए एक ट्रिगर था। खैर, एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। पहले तो चूहे ट्रैक के अंदर ही कोने सूंघते हुए, दीवारों पर नाखून मारते हुए घूमने लगे। उन्हें चॉकलेट की स्मेल तो आ रही थी, पर कहाँ रखी है ये उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था। चूहे कभी दाएं घूमते तो कभी बाएं घूमते, लेकिन लास्ट में उन्होंने चॉकलेट ढूंढ ही ली। उनके ब्रेन में जो सेंसर लगा था वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था, तो उनके ब्रेन में हो रही एक्टिविटी नजर आ रही थी। कंप्यूटर पर जो इमेजेस दिखाई दे रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि चॉकलेट ढूंढते समय चूहों का बेसल गैंग्लिया फुल पावर से काम कर रहा था। जितनी बार भी चूहे दीवार पर स्क्रैच मार रहे थे या हवा में नाक उठाकर सूंघने की कोशिश कर रहे थे, उनका बेसल गैंग्लिया एक्टिविटी से भरा हुआ था। साइंटिस्ट की टीम ने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया। वो चूहों को सेम ट्रैक पर सेम रूटीन से भेज रहे थे। फिर आखिरकार कुछ चेंज हुआ। चूहों ने बेकार में इधर उधर घूमना बंद कर दिया। अब ना तो वो हवा में सूंघ रहे थे, ना ही दीवारों पर स्क्रैच मार रहे थे, बल्कि इस बार वो सीधा चॉकलेट तक पहुंच गए। उन्हें पता चल गया था कि चॉकलेट कहाँ रखी है। मॉनिटर में सेंसर शो कर रहा था कि बेसल गैंग्लिया में एक्टिविटी कम होती जा रही है, यानी अब वो पहले से कम एक्टिव था। चॉकलेट तक पहुंचना चूहों के लिए ऑटोमेटिक रूटीन बन गया था, जिसके लिए उन्हें अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उनका क्यू था क्लिक का साउंड, और रूटीन था वो ट्रैक, और रिवॉर्ड थी चॉकलेट। और जैसे जैसे चूहे इस हैबिट लूप से गुजरते गए, उनके बेसल गैंग्लिया में ये हैबिट स्टोर होती चली गई। शुरू में ये एक फुल एक्टिविटी थी, पर जैसे जैसे हैबिट रिपीट हुई, बेसल गैंग्लिया का एफर्ट कम होता गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया था कि हमारा ब्रेन हैबिट्स को स्टोर करता है ताकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों को करने के लिए एनर्जी सेव कर सके। तो ये तो था हैबिट लूप, और अब जानते हैं द हैबिट ऑफ सक्सेस। तो बात ऐसी है कि हमारी बुरी आदतें फिर भी रहती है, क्योंकि ये राइट क्यू का इंतजार कर रही होती है। ये रिपीट होगी तो इंसान फिर से वही रूटीन अपना लेगा। इसीलिए इसका एक ही इलाज है कि इसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर दिया जाए। और ऐसा करने के लिए क्यू और रिवॉर्ड भी सेम होने चाहिए, लेकिन रूटीन डिफरेंट हो। जैसे कि मान लो आपको नेट ब्राउजिंग की बैड हैबिट है। आप सारा दिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर रहते हो, तो क्या होता है कि आपकी इस बैड हैबिट से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, और आपको गुड हैबिट जैसे जॉगिंग और एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिल पाता। आप देर रात तक फोन ब्राउज करते रहोगे तो जाहिर सी बात है सुबह उठना मुश्किल है। पर आप इस रूटीन को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले क्यू है घर आना। फिर अपने सोफे पर लेटकर फोन देखने की बजाय अपने रनिंग शूज पहनो और बाहर जॉगिंग के लिए जाओ। ये आपका न्यू रूटीन है। फिर 1 घंटे बाद वापस आकर अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाओ। ये आपका रिवॉर्ड है। तो जब आप इस क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को रिपीट करते हो तो आपकी एक नई हैबिट बनती है। दोबारा आपका क्यू है ऑफिस से घर आना, लेकिन नया रूटीन है जॉगिंग करना, और रिवॉर्ड है स्ट्रॉबेरी स्मूदी। आप इस हैबिट लूप को किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए अप्लाई कर सकते हो जो आप छोड़ना चाहते हो लेकिन आज तक नहीं छोड़ पाए। तो क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड याद रखिए। बैड हैबिट छोड़ने के लिए सेम क्यू और रिवॉर्ड यूज करो, पर रूटीन बदल दो। तो चलिए अब जानते हैं अगली कहानी के बारे में। ट्रेविस लीच के दोनों पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट थे। हर रोज ट्रेविस जब घर लौटता अपने माँ बाप को टीवी के सामने बैठा पाता। दोनों ड्रग के नशे में एकदम हाई रहते, उनकी आंखें ऊपर चढ़ी होती थी। और ट्रेविस जब 9 साल का था तो एक दिन उसकी माँ को ड्रग लेने
और देह व्यापार करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता को हेरोइन की ओवरडोज का शिकार होते भी देखा। ट्रेविस ने देखा उसके पिता फर्श पर पड़े हैं और उनका चेहरा नीला पड़ गया है। ट्रेविस के भाई बहन जानते थे कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। उसके भाई ने उसके पिता की बॉडी को सीधा किया और उसकी बहन उनका मुंह खुला रखने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके पिता की जीभ गले में फंसकर गला चोक ना कर दे। तब तक ट्रेविस ने अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर मदद के लिए 911 पर कॉल कर दिया था। 16 साल की उम्र में ट्रेविस एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। उसने कहा कि वो स्कूल में और बुली नहीं होना चाहता था। उसके क्लासमेट उसे चढ़ाते थे, उसका पीछा करते थे और उस पर चीजें मारकर फेंका करते थे। ट्रेविस ने बताया कि उसे स्कूल और होम टाउन छोड़ना इन सबसे ज्यादा आसान लगा। ट्रेविस फ्रांसो चला गया, जहां उसने मैकडॉनल्ड्स और हॉलीवुड वीडियो में काम किया। कई बार उसे कस्टमर्स की बदतमीजी भी झेलनी पड़ती थी। एक बार जब एक कस्टमर उस पर चिल्लाते हुए बोला, "I want ranch dressing, you moron!" ट्रेविस को गुस्सा आ गया। उसने भी चिल्लाते हुए उस औरत को जवाब दिया, "Get out of my drive-thru!" इतना ही नहीं, उसने कस्टमर की कार पर चिकन नगेट्स फेंक दिए। कई बार तो ट्रेविस को इतना गुस्सा आता था कि वो शिफ्ट में काम के बीच ही रो पड़ता था। काम पर अक्सर वो लेट आता या कई बार एब्सेंट रहता। घर आकर वो शीशे के आगे खड़े होकर खुद से बातें करता। वो खुद को ही ऑर्डर देता कि उसे अच्छा बनना होगा, औरों की तरह नॉर्मल रहना होगा। लेकिन सच तो ये था कि ट्रेविस को सोशल होने में दिक्कत आ रही थी। अक्सर ही उसके कैश रजिस्टर की लाइन लंबी होती चली जाती और तब मैनेजर आकर उसे डांटने लगता। ऐसे मौकों पर ट्रेविस के हाथ कांपने लगते और सांस फूलने लग जाती। फिर एक दिन हॉलीवुड वीडियो में एक रेगुलर कस्टमर ने ट्रेविस से बात की। उसने ट्रेविस को सलाह दी कि उसे स्टारबक्स में जॉब ट्राई करनी चाहिए। वो कस्टमर फोर्ट वॉशिंगटन की नई ब्रांच का असिस्टेंट मैनेजर था। उसने ट्रेविस को वहां अप्लाई करने का ऑफर दिया और 1 महीने के बाद ही ट्रेविस बरिस्ता में मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा था। तब से 6 साल हो गए। ट्रेविस आज 25 साल का है और 2 स्टारबक्स ब्रांच का मैनेजर है। उसके अंडर में 40 लोग काम करते हैं और वो अपनी कंपनी के लिए सालाना $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है और उसकी सैलरी है $44,000। ट्रेविस ना तो अब कभी काम पर लेट होता है और ना ही बेवजह छुट्टी लेता है। उसका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है, इसीलिए उसे कभी काम के दौरान गुस्सा नहीं आता। एक बार एक कस्टमर उसके एक एम्प्लॉय पर चिल्ला रहा था तो ट्रेविस उस एम्प्लॉय को साइड में लेकर गया और समझाया, "तुम्हारा एप्रिन तुम्हारे लिए एक शील्ड की तरह है, इसलिए जब तक तुम इसके पीछे हो, स्ट्रांग हो।" पर ट्रेविस की लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? उसने स्टारबक्स ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया। बरिस्ता में अपने पहले ही दिन उसने लेक्चर ज्वाइन किया। ये प्रोग्राम खास एम्प्लॉयज के लिए रखा गया था और इसे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया था कि एम्प्लॉयज जब मॉड्यूल कंप्लीट करे तो उन्हें कॉलेज क्रेडिट कमाने का मौका मिल सके। स्टारबक्स के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने ट्रेविस की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। स्टारबक्स ने ट्रेविस को सिखाया कि अपनी जॉब पर फोकस कैसे करना है, कैसे अपनी लाइफ जीनी और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना चाहिए। ट्रेविस कहता है कि स्टारबक्स मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैं जिंदगी भर इस कंपनी का एहसानमंद रहूंगा। स्टारबक्स ने देखा कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हर एम्प्लॉय को विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। यही वजह थी कि कंपनी $1 मिलियन खर्च करके अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती और उन्हें नई अच्छी आदतें अपनाने में मदद करती। स्टारबक्स के अपने मैनुअल और वर्कबुक है जिनमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एम्प्लॉयज को मुश्किल सिचुएशन से कैसे निपटना है या रूड कस्टमर्स के साथ कैसे डील करनी चाहिए। जिस एग्जांपल के लिए अगर कोई कस्टमर इस बात पर गुस्सा है कि उसे गलत ड्रिंक सर्व कर दी गई है, तो ऐसे में लाटे मेथड अपनाना चाहिए, जहां लिसन टू द कस्टमर, एक्नॉलेज द कंप्लेंट, टेक एक्शन बाय गिविंग द राइट ड्रिंक, थैंक द कस्टमर एंड एक्सप्लेन व्हाई द प्रॉब्लम अकर्ड। यानी कस्टमर की बातें सुने, शिकायत को स्वीकार करे, सही ड्रिंक लेकर के एक्शन ले, कस्टमर को थैंक यू कहे और ये भी बताए कि प्रॉब्लम क्यों हुई थी। तो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना और उन्हें विल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन और गुड हैबिट्स के बारे में सिखाना स्टारबक्स की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। उनके एम्प्लॉयज की अच्छी आदतों की वजह से उनके कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिलती है और यही एक वजह है कि स्टारबक्स सिर्फ एक कॉफी नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने लीसा एलन की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जाना कि कैसे उसने शराब और सिगरेट जैसी बुरी लत को छोड़कर जिंदगी को एक और मौका दिया। साथ ही आपने समरी में यूजिन पॉल के बारे में भी जाना, वो आदमी जिसे वायरल एन्सेफ्लाइटिस नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे कि उसकी याददाश्त भी चली गई थी और उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए अपनी हैबिट्स पर डिपेंड रहना पड़ा। क्योंकि उसकी हैबिट्स बनी हुई थी, इसीलिए उसे अपने डेली रूटीन के काम करने में प्रॉब्लम नहीं हुई।
ये कहानी एक तरीके से हमें हैबिट्स की पावर के बारे में बताती है। साथ ही आपने समरी में ब्रेन के बेसल गैंग्लिया के बारे में भी पढ़ा। आपने हैबिट लूप में पढ़ा जो क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड है। आप किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाकर नई और अच्छी आदत डाल सकते हो, बस आपको क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड याद रखना है। आपने समरी में ट्रेविस लीच के बारे में जाना और ये भी जाना कि किस तरीके से स्टारबक्स ने उसकी जिंदगी बदल दी। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज में अच्छी आदतें डालने की कोशिश करती है, उसके लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बात ऐसी है कि अगर आपकी भी कुछ बुरी आदतें हैं जो आपसे छूट नहीं रही है, तो टेंशन तो लेनी नहीं है। ये समरी आपको ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताएगी कि आप अपनी हर बुरी आदत से छुटकारा पा लेंगे और साथ ही नई और अच्छी आदतें भी डाल लेंगे। तो इस समरी में कई ऐसी रियल लाइफ कहानियां हैं जो रीडर्स को इंस्पायर और मोटिवेट करती है। लिसा और ट्रेविस के जैसे ही आप भी अपनी जिंदगी में चेंजेस ला सकते हैं। बेशक शुरुआत में छोटे कदम ले, एक टाइम में एक हैबिट को चेंज करने की कोशिश करें। हैबिट लूप को याद रखें और कभी हार न माने। हमारी जिंदगी का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है ताकि हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। ये समरी आपको कैसी लगी और कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा और आप किसको अप्लाई करने वाले हैं पहली फुर्सत में, आज और अभी से, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ अपना ढेर सारा प्यार आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब से बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने की जो टेक्निक्स आपको मिली है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।